नमस्कार, दोपहर दमदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। नरसिंहपुर से आ रही है। नेशनल हाईवे 44 के कपूरी तिराहे पर बरमान से नरसिंहपुर जा रही बस पलट गई है। 10 यात्री घायल हुए हैं। घायलों का जिला चिकित्सालय में इलाज लगातार जारी है और चलती बस डिवाइडर पर चढ़ने से यह हादसा हुआ है। बड़ी दुर्घटना टल गई है। पुलिस और राहत कार्य की टीम मौके पर मौजूद है। आप देखिए ये बस सबसे पहले तो कैसे पलट गई है। इसमें कई यात्री सवार थे। 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। डिवाइडर पर बस के चढ़ने से यह हादसा हुआ है। कपूरी तिराहे के पास ये बस पलटी है। यात्री बस, इसमें यात्री सवार थे। नरसिंहपुर नेशनल हाईवे 44 पर डिवाइडर पर बस चढ़ गई। कपूरी तिराहे के पास डिवाइडर पर बस के चढ़ने से बस पूरी तरीके से पलट गई है और बहुत मुश्किल से जो यात्री हैं उन्हें बाहर निकाला गया है। हालांकि 10 ऐसे भी यात्री हैं जो घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। कपूरी तिराहे के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आसपास के जो ग्रामीण हैं वो इकट्ठा हो गए। फौरन उन्होंने सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। अभी जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर बस पलटी कैसे। इतना बड़ा हादसा, वो भी नेशनल हाईवे 44 पर। आशीष जैन संवाददाता जुड़ गए हैं। आशीष, यह हादसा कैसे हुआ, किसकी गलती की वजह से हुआ, क्या कुछ अभी जानकारी आपके पास? जी अंशिका, अभी ये बात आई है कि कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही सामने निकल के आई है, जिसके चलते हुए बरमान से बस आ रही थी, नरसिंहपुर की ओर जा रही थी। डिवाइडर पे बस चढ़ी है, पलट गई है। पलटने से 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी ये नई बात आई है कि उसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है इलाज के दौरान। तो ये साफ देखा सकता है किस तरह से अंधाधुंध गाड़ियों का परिवहन हो रहा है, किस तरह से बसें चल रही है और जो लापरवाही है वो साफ निकल के आई है। इतनी चौड़ी रोड है, इतना बड़ा हाईवे है, बावजूद ऐसे हादसे रोजाना होते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की साफ लापरवाही समझ में आती है। चलिए, शुक्रिया आशीष जानकारी साझा करने के लिए। खबर जबलपुर से आ रही है, जहां पिकनिक मनाने छात्रों को ले जा रही स्कूल बस में भीषण आग लग गई। सेना के जवानों ने बस के शीशे फोड़कर तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला है। हादसे के वक्त बस में 36 बच्चों सहित 46 लोग सवार थे। एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला पाटन के थे सभी छात्र छात्राएं। 32 सीट बस में। हादसे के वक्त 46 स्कूली छात्र और स्टाफ सवार था। ग्रामीण क्षेत्र से पिकनिक मनाने के लिए ये डुमना नेचर पार्क जा रहे थे। हादसे के वक्त बस में फायर सेफ्टी के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं थे। खमरिया थाना क्षेत्र के डुमना रोड स्थित नेहरा चौक की पूरी घटना है। लापरवाही, घोर लापरवाही। आप देखिए कैसे इस बस में आग लग गई। और सबसे बड़ी बात, जबकि ये स्कूल बस है, स्कूल बस में फायर एक्सटिंग्विशर, सैंड बॉल, ये तमाम उपकरण होने चाहिए जिनसे आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन ऐसा कुछ भी यहां पर नजर नहीं आया। और फिर जो आसपास के लोग हैं उन्होंने फौरन सूचना दी, जिसके बाद फायर सेफ्टी की कई सारी गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। और सबसे बड़ी लापरवाही आप देखिए कि 30 से 32 सीटें ही थी इसमें और 46 स्कूल छात्र और स्टाफ इसमें सवार था। ओवरलोडिंग का भी मामला है ये पूरा। संवाददाता पवन साथ जुड़ गए हैं। पवन, लापरवाही पर लापरवाही, अभी फिलहाल बस ड्राइवर या फिर स्कूल के प्रिंसिपल या किसी का कुछ कहना सामने आया है? बिल्कुल अंशिका, ये एक बड़ा मामला है और बड़ी लापरवाही है। तमाम प्रयास करने के बाद शासन प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन, खुलेआम उल्लंघन होते दिख रहा है, जिसमें बच्चों की जान से खिलवाड़, सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। हालांकि स्कूल का जो प्रशासन है, प्रिंसिपल खुद मौजूद थी बस में और अन्य स्टाफ भी मौजूद था। उनका कहना है कि वो हर साल पिकनिक पर बच्चों को लेकर आते हैं। उन्होंने स्कूल से निकलने से पहले बस को चेक भी कराया था, फिटनेस की बारी भी पूरी जानकारी उनके पास में थी बस की। लेकिन अचानक हादसा कैसे हुआ ये उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल बच्चे सुरक्षित हैं और यहाँ पर आर्मी के जवानों की सराहना करनी होगी, तारीफ करनी होगी कि उनकी सक्रियता और तत्परता से बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उन्हीं के कैंप में, जो आर्मी का कैंप है, वहां पर बच्चों को ले जाया गया, खाना पीना उन्हें दिया गया, बच्चों की हिम्मत बढ़ाई गई और
उनके मन में जो डर था वो दूर करने का प्रयास किया है। दूसरी तरफ प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है, बस की जांच की जा रही है और हादसे के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल सभी बच्चे और स्टाफ सुरक्षित हैं, लेकिन एक बार फिर वही सवाल है कि आखिर बच्चों की जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ क्यों किया जाता है, फिटनेस का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता, खास तौर पर स्कूली बच्चों को जिन वाहनों से लाया ले जाया जाता है उन पर प्रशासन कितना गंभीर है इनकी सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल कई सवाल वैसे तो खड़े होते हैं कि इतनी लापरवाही, वो भी स्कूल बस में। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा पवन आप, कोई भी जानकारी होगी हम वापस से आपके पास आएंगे। शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, कल विधायक दल की बैठक होगी और शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। सर्वसम्मति से एमपी का नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। बीजेपी विधायक भोपाल पहुंच रहे हैं और विधायक दल की मीटिंग में तमाम जो जीते हुए प्रत्याशी है वो मौजूद रहेंगे और विधायक दल का नेता चुनेंगे। और साथ ही ऑब्जर्वर जो चुना गया है मध्य प्रदेश के लिए, मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे इस दौरान और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधायक क्या चाहते हैं। फिलहाल आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के लिहाज से कल का दिन काफी अहम माना जा रहा है। कल एमपी के सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है और जो रेस में है उनके चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा प्रहलाद पटेल का भी नाम सामने आ रहा था रेस में। कई बड़े केंद्रीय मंत्री, सांसद जो चुनावी मैदान में रहे, अभी नामों की चर्चा तेज है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ दमोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। बहुत बड़ा बयान इसे कह सकते हैं। प्रहलाद पटेल ने कहा, दमोह के लोगों के प्यार को बरकरार रखूंगा। प्रहलाद पटेल ने दमोह जिले के लोगों का आभार जताया है। प्रचंड जीत प्रहलाद पटेल ने हासिल की। नरसिंहपुर से ये प्रत्याशी थे, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। हलचल के बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं और इस बीच प्रहलाद पटेल का ये बयान काफी कुछ संकेत देता है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मैं फिर से अपनी पार्टी की विजय के लिए अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने राज्य के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने मुझे खूब सम्मान दिया और इसलिए मैं ये मानता हूं कि एक दो दिन में जो नई व्यवस्था होगी उस व्यवस्था में जो भी मुझे उत्तरदायित्व मिलेगा उसके आधार पर, लेकिन दमोह के लोगों के लिए मैं जैसे प्रहलाद पटेल पहले थे वैसे ही रहेंगे, ये जरूर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो प्रहलाद पटेल का बयान क्योंकि हमने सुनाया अभी, उन्होंने कहा कि मैं नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। हालांकि कल होनी है विधायक दल की बैठक और उनका आज ये बयान, क्या समझा जाए? हाँ देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री पद के चेहरे का जो सस्पेंस है वो तो कल खत्म होगा, लेकिन अगर प्रहलाद पटेल का जो बयान आया है कि मैं जिम्मेदारी संभाल, तो निश्चित ही एक बड़ा बयान है और इसका कई मायने हैं। ये बात तय है, ऐसा माना जा रहा है कि प्रहलाद सिंह पटेल को कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि वो सीएम बनेंगे या उनकी कोई और भूमिका होगी, क्योंकि भाजपा हमेशा से अंत समय तक चौंकाती है। तो जब तक पर्यवेक्षक नहीं आएंगे, जब तक यहाँ विधायक दल की बैठक नहीं होगी या जब तक आखिरी चेहरा विधायक दल का बैठक में सर्वसम्मति से नहीं आएगा, तब तक कोई भी नाम पर मोहर लगना कि यही सीएम होंगे, ये बड़ा ही कहना मुश्किल है। और यही भाजपा की अगर आप थिंक टैंक की रणनीति देखें तो हमेशा इसी तरह के जो कयास लगाए जाते हैं वो गलत साबित होते हैं। लेकिन प्रहलाद पटेल का बयान कई मायनों में बहुत ही बड़ा है कि मैं जिम्मेदारी संभालने को तैयार हूं, तो निश्चित ही इसके पीछे उन्हें कुछ ना कुछ बड़ा संकेत मिला है। और एक बात कही जाए तो अगर ओबीसी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी ओबीसी चेहरा है और ये बात आ भी रही थी, मध्य प्रदेश में 51% आबादी है, तो कहीं ना कहीं किसी ओबीसी चेहरे को मौका दिया जा सकता है। तो इस रेस में भी प्रहलाद सिंह पटेल सबसे आगे है, लेकिन कल 11 तारीख को ही सब स्पष्ट होगा कि आखिर वो चेहरा कौन होगा जो मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेगा। तो कल पर्यवेक्षक सुबह आ जाएंगे, उसके बाद वो विधायकों से बात करेंगे, उसके बाद सभी के बीच एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी
निश्चित ही केंद्रीय नेतृत्व से भी कुछ ना कुछ इन तीनों पर्यवेक्षकों को कोई एक बड़ा संदेश होगा, तो वो सारी बातें अब कल ही साफ होगी। लेकिन अभी दौड़ में देखा जाए तो प्रहलाद सिंह पटेल का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, तो ये सभी ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं दौड़ में शामिल है। तो भाजपा कल क्या फैसला लेगी, इसका हमें फिलहाल इंतजार ही करना होगा। प्रहलाद पटेल ने यह कहा कि मैं नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। शैलेंद्र, प्रहलाद पटेल पसंदीदा चेहरा भी हैं और उन्हें प्रधानमंत्री के करीबियों में भी गिना जाता है। प्रहलाद पटेल को मध्य प्रदेश की राजनीति अच्छे से समझ आती है और बड़ा ओबीसी चेहरा। तो अगर ये इशारा प्रहलाद पटेल की ओर भी जा रहा है तो इसमें चौंकने वाली बात शायद नहीं होगी अगर कुछ ऐसा ऐलान किया जाएगा। हाँ, देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रहलाद पटेल अभी तक हमेशा केंद्रीय राजनीति की है, वो हमेशा केंद्रीय मंत्री ने, पहली बार मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन उनका अनुभव, क्योंकि मध्य प्रदेश के जमीनी नेता माने जाते हैं और वो हमेशा सक्रिय राजनीति में रहे हैं और एक उनकी एक शैली है जो काम करने की, वो भी इसी तरह रही है कि वो एक आक्रामक अंदाज में भी रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा, अगर ओबीसी चेहरे को रिप्लेस करना है तो ओबीसी चेहरा अगर कोई हो तो उस दौड़ में भी देखा जाए तो प्रहलाद पटेल के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता है। तो निश्चित ही अगर प्रहलाद सिंह पटेल का बयान आया तो इसके कई गहरे मायने हैं कि मैं जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं, तो कोई ना कोई इसके पीछे ठीक है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सियासत से जुड़ी अभी की सबसे बड़ी और अहम खबर की। मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं। मायावती ने आकाश को यूपी उत्तराखंड के अलावा अन्य सभी राज्यों की कमान सौंप दी है। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी उत्तराखंड मायावती खुद संभालेंगी। ये घोषणा मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बीच लखनऊ में की है और जिम्मेदारी आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया गया है। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया है। लखनऊ में बीएसपी की बैठक में मायावती ने इस फैसले का ऐलान किया। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मायावती के बाद बहुजन समाज पार्टी कौन संभालेगा, ये मायावती ने एक तरह से साफ कर दिया है। आकाश आनंद अभी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। 6 साल से वो राजनीति में हैं। हालांकि आपको बता दें कि उनके राजनीति में पदार्पण के बाद से बीएसपी की हालत लगातार गिरी ही है। 2017 हो या 19 हो या 22, तीनों ही चुनाव में बीएसपी की करारी हार हुई। अब देखिए, समझिए कि आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी मायावती ने बना दिया है, तो आगे क्या बदलाव होंगे, ये अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ लखनऊ की पार्टी मीटिंग में पहुंचकर ये बड़ा ऐलान किया है कि उत्तराधिकारी अब आकाश आनंद हैं। और एक नजर नॉनस्टॉप खबरों पर। रायपुर